मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की सीरीज़ चल रही है। ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है और कहें यूज़फुल है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार की तरह आज भी अपन 25 एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा चौथा सैम्पल पेपर है। चलिए देखते हैं। एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा। फर्म को किस धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर में से छूट मिल सकती है? ध्यान देंगे, एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म ने रिहायशी मकान बेचा है। अगर बात करें सेक्शन 54 की, तो सेक्शन 54 होती है इंडिविजुअल्स के लिए। अगर वो मकान बेच के मकान खरीदते हैं तो सेक्शन 54 होता है। 54D जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, कि अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के तहत लैंड एंड बिल्डिंग, या सरल शब्दों में कहीं फैक्ट्री बेची और फिर फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, तो 54D मिलता है। तो यहाँ तो मकान बेचा गया है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। 54EC, जी हाँ, ये सेक्शन अवेलेबल है। फर्म को 54EC का बेनिफिट मिलता है अगर आपने कोई भी चीज़ बेची, कुछ भी बेचा आपने, और वो पैसा अगर आपने कहें NHAI, चार नाम है, चार बॉन्ड हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL के बॉन्ड हैं, रेलवे के बॉन्ड हैं, इन तीनों चारों बॉन्ड्स में अगर आपने पैसा लगाया तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो यस, आप इनके नाम पढ़ लीजिए। एक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आपने इनमें पैसा लगाया तो 54EC का बेनिफिट ले सकते हैं, और ये सेक्शन सबके लिए अवेलेबल है। इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको सेल के, या कहें ट्रांसफ़र के 6 महीने के अंदर अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताश के खेल से हुई हानि की पूर्ति की जा सकती है। मान लीजिए कि आप कार्ड गेम खेल रहे हैं और पत्ते खेल रहे हैं सरल शब्दों में, और आपको नुकसान हो गया, तो क्या आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, कैजुअल लॉस का आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ताश के गेम में किसी दिन हानि हो गई तो आप उसका सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से किसी से भी नहीं। ठीक है, सेट ऑफ इज नॉट अलाउड फॉर कैजुअल लॉसेज। स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु गत वर्ष 23-24 में लिए गए ऋण पर 2,20,000 ब्याज दिया। मकान में आय की गणना में कटौती योग्य राशि है। देखिए, स्वयं का रहने का मकान है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस सुनते ही और ब्याज की कटौती सुनते ही आपको 2 लाख रुपए याद आता होगा, लेकिन 2 लाख रुपए की कटौती होती है अगर आपने मकान खरीदने के लिए लोन लिया है या मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। अगर आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लोन लिया है, ठीक है, रिन्यूअल के लिए या रिनोवेशन के लिए लोन लिया है, तो फिर आपकी कटौती की जो सीमा है वो 30,000 रुपये है। याद रखिएगा, आपको 30,000 रुपये से ज़्यादा की कटौती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए पिछला ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, उसमें 2,20,000 रुपये ही था, तब 2 लाख की कटौती थी क्योंकि उसमें आपने मकान खरीदा था। कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम के किस धारा में किया गया है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। धारा 10, 80C, धारा 13 या धारा 2? तो धारा 10 में एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10 टेल्स अबाउट द एग्जेम्प्टेड इनकम्स। अगला क्वेश्चन कहता है, आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो आप खुद ही कीजिएगा। अगला वाला जो है, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया? सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, या सर ल्यूकस पेसियोली? तो ये लगाया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। 1857 की क्रांति से जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत में इनकम टैक्स लगाया। तो ये याद रखिएगा, इन ईयर 1860 भी याद कर लीजिएगा, तब पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया। में से कौन सी कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया, डेयरी फार्म से आय, मुर्गी पालन से आय, या कृषि कार्य में लगी कंपनियों से लाभांश की आय? क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कीजिए आप कि इनमें से कौन सी इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अगर डेयरी फार्म है ना, आप पशुओं का दूध निकाल के बेचते हैं, तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग से जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और अगर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, आपको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मिलना केवल इसलिए कि वो एग्रीकल्चर कंपनी से मिला है, तो वो डिविडेंड की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो जाती।
तो इसका आंसर क रहेगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इसमें भी यह है कि आपने उसे एग्रीकल्चर पर्पस से दिया हो। जैसे अगर आपने अपना खेत है किसी और को खेती करने के लिए दे दिया, उससे आपको किराया मिला, या आपने अपना खेत खेती में जो पशु काम आते हैं उनको चराने के लिए दे दिया, तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। तो बाकी तीनों बिल्कुल कमज़ोर ऑप्शन है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो कृषि भूमि से जो किराया प्राप्त होता है बशर्ते उसका एग्रीकल्चर पर्पस से यूज़ हो, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है, डिसअलाउड है। तो ये बात कर रहा है कि अगर आपका बिजनेस हेड है तो बिजनेस हेड के अंदर कौन सा खर्चा एडमिजिबल नहीं है। तो जो बैड डेट्स होता है वो अलाउड होता है। बैड डेट्स को आप पीएनएल के डीआर में दिखा सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जीएसटी, बिल्कुल आप उसे पीएनएल के डीआर में दिखा सकते हैं। अकाउंट्स वाइज आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स वाइज हम ये कहते हैं कि अगर हमने सेल्स के अंदर जीएसटी से प्राप्त राशि को जोड़ के दिखा रखा है, तो फिर जो जीएसटी हम देंगे चुकाएंगे उसे हम डेबिट पे दिखा सकते हैं। जी हाँ, ये भी अलाउड है। इनकम टैक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए अलाउड नहीं है। और एक्साइज ड्यूटी जो कि प्रोडक्शन पे दिया जाता है, अब तो बहुत कम आइटमों पे ही एक्साइज ड्यूटी लगता है, क्योंकि मोस्टली तो अब जीएसटी लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी जिन भी आइटमों पे लगता है तो आप इसे पीएनएल के डीआर के अंदर दिखा सकते हैं। जी हाँ, तो ये तीन खर्चे जो इस क्वेश्चन में ए, बी और डी पे हैं, ये खर्चे एडमिजिबल हैं। लेकिन इनकम टैक्स पे आपने जो पेमेंट किया उसे आप पीएनएल के डीआर में नहीं दिखा सकते। दैट विल बी नॉट अलाउड, यानी वो एडमिजिबल खर्चे की लिस्ट में नहीं आता। याद रखिएगा, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स तो अब खत्म हो गया, वो आप पीएनएल में नहीं दिखा सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त संपत्तियों पे हास की दर है। देखिए, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ये कुछ संपत्तियां हैं। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स पे आप 25% डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, 25% डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। सेक्शन 32 होता है डेप्रिसिएशन का, और इसकी रेट जो है वो 25% है। ठीक है, देख लेना एग्जाम में क्या पूछा है। मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आए। मान लीजिए ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी, और बी ने उसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी का एक भाग सी को किराए पर दे दिया। तो अब बी किराया कमा रहा है, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी की हेड में इनकम टैक्स लगेगा? नहीं। बी पे जो टैक्स लगेगा वो अदर सोर्स में लगेगा। आई रिपीट, ए ने बी को मकान किराए पे दिया, बी से जो किराया मिलेगा, ए तो हाउस प्रॉपर्टी में अपनी इनकम शो करेगा क्योंकि ए मकान का मालिक है। हाउस प्रॉपर्टी में जाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि व्यक्ति मकान का मालिक होना चाहिए। बी जो कि खुद किराएदार है, उसने सी को किराए पे मकान दिया, पूरा या आधा, और जो इनकम कमाई उसे सब लेटिंग कहते हैं, उप किराया कहते हैं। तो सब लेटिंग से जो इनकम होती है वो इनकम अदर सोर्स हेड में दिखाई जाती है। तो अन्य साधनों से आए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को कहेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकलांग अवयस्क बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी? तो जनरली क्या होता है, जहाँ जैसे ही अपन माइनर चाइल्ड देखते हैं तो माइनर चाइल्ड के केस में अपन उसकी मम्मी या पापा को ढूंढने लग जाते हैं, और दोनों में से जिसकी आय ज़्यादा हो। अगर मैं एक आसान क्वेश्चन की बात करूँ तो एक छोटा बच्चा है, पिछले पेपर में भी आया था, किट्टू नाम का बच्चा है, और किट्टू को मान लीजिए 25,000 की इनकम हो गई। तो किट्टू की ये 25,000 की इनकम या तो मदर में जाएगी अगर मदर ज़्यादा कमाती हैं तो, और फादर में जाएगी अगर फादर ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किट्टू विकलांग है, अगर ये बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग संतान है, तो फिर उस आय की क्लबिंग नहीं होती। उस आय को न माता में न पिता में किसी में भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर डी रहने वाला है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नन ऑफ दीज आंसर होगा। इस इनकम की आपको क्लबिंग करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे
ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आय है उनके लिए निर्धारित फॉर्म है। जब आप ITR फाइल करते हैं तो कुछ फॉर्म बने हुए हैं, आप अपने लिए उचित फॉर्म चुनते हैं, वही भरते हैं। तो अगर किसी को सैलरी से इनकम हो रही है या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है या अदर सोर्स में इनकम होती है और इनकम 50 लाख से कम होती है तो उनके लिए ITR 1 होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ITR 1 रहने वाला है। ठीक है सर, चलिए। और वैसे मैं बता देता हूँ, ITR 1 को सहज बोलते हैं। तो आपको दो फॉर्म अच्छे से याद करने, एक तो वन जो ITR 1 है सहज और एक जो ITR 4 है सुगम, ये दोनों आपको याद रखते हैं। तो ITR 1 सहज किसके लिए है ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। पर 50 लाख रुपए तक अगर किसी को इनकम होती है सैलरी से, अदर सोर्स से या एक हाउस प्रॉपर्टी से, तो फिर ITR 1 है। तो ITR 2 किसके लिए है? जिसकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाए या उसके बाद एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो पर बिजनेस की इनकम ना हो। अगर बिजनेस की इनकम हो तो फिर ITR 3 होता है। अगर प्री अजम्पटिव इनकम यानी सेक्शन 44 AD है, AE है, ADA है तो फिर आपके लिए, और तब उस केस में भी अगर आपके पास 50 लाख से अंदर तक की इनकम है तो ITR 4 है। ITR 5 है उसके लिए जो इंडिविजुअल HUF या कंपनी नहीं है, तो जो फर्म और LLP हैं उनके लिए ITR 5 है। कंपनीज के लिए ITR 6 है। उसमें भी वो लोग जो धारा 11 का लाभ नहीं लेना चाहते उनके लिए ITR 6 है, नहीं तो फिर ITR 7 वगैरह है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम अपील की जा सकती है। तो मान लीजिए कि कोई असेसिंग ऑफिसर है, उसने असेसमेंट किया और ये व्यक्ति नाराज़ है। कौन नाराज़ है? SSC नाराज़ है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं असेसमेंट से तो आप अपील कर सकते हैं। किसको करेंगे? कमिश्नर को या जॉइंट कमिश्नर अपील्स को आप जाके अपील कर सकते हो। आपको जो कहना है उनको कह सकते हो। तो प्रथम अपील की जाती है SSC के द्वारा। तो इसका आंसर A रहने वाला है। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मिस्टर रमेश पेज अ रेंट ऑफ 6000 पर मंथ। रमेश 6000 रुपये प्रति माह किराया देते हैं। उनकी कुल आय 3,20,000 रुपये है, यानी 6A, जिसमें से 80GG के अलावा अन्य कटौतियाँ ली जा चुकी है। अच्छा, ये चैप्टर 6A की बात कर रहा है। ठीक है। वह मकान किराया भत्ते का प्राप्त करता भी है, ये इस क्वेश्चन की डिसाइडिंग लाइन है। वह कितनी राशि की धारा 80GG के तहत कटौती के लिए पात्र होगा? तो आपको पता है कि वो इंडिविजुअल जो मकान का किराया चुकाते हैं उनको 80GG का बेनिफिट मिलता है। पहले मैं आपको नियम बता देता हूँ। उसमें क्या है कि आपको 5,000 रुपये महीने तक की कटौती मिल सकती है। उस नियम से जाएं तो आपको 60,000 रुपये तक की कटौती मिल सकती है। दूसरा होता है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। आपकी जैसे एडजस्टेड इनकम है 320, उस 320 का आप 25% निकाल लीजिए, उस हिसाब से आपको 80,000 की कटौती मिल सकती है। और एक होता है आप जो रेंट पेड कर रहे हैं वो आपकी इनकम के 10% से ज़्यादा है क्या, ये चेक किया जाता है। आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो आपकी एडजस्टेड इनकम के 10% से ज़्यादा है क्या। तो इस तरह से देखें तो इन तीनों में से जो छोटी राशि होती है उस छोटी राशि की कटौती इसे मिल सकती है 80GG। लेकिन 80GG क्लेम करने की बुनियादी कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को HRA नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को HRA मिलता है और वो रेंट चुकाता है तो उसकी कैलकुलेशन फिर HRA वाली धाराओं से समथिंग जो धारा 10-13 है उसके अंतर्गत होती है। ओके, मैं सिंपल बोलता हूँ। जिस व्यक्ति को HRA मिलता है उसकी कैलकुलेशन HRA वाली धाराओं में होती है, उसके लिए फिर 80GG नहीं होती है। तो चूंकि ये व्यक्ति ही इज़ ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ HRA, इस व्यक्ति को कंपनी से HRA मिलता है। तो जिस व्यक्ति को कंपनी से HRA या रेंट फ्री अकोमोडेशन, या तो मकान के लिए मकान किराया चुकाने के लिए पैसा मिलता है या रहने के लिए मकान मिलता है, उनको 80GG का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका आंसर निल हो जाएगा। ठीक है। वैसे मैंने 80GG में क्या होता है वो भी आपको बता दिया। ये तीनों नियम हैं, एक बार ये नियम मैं और बता देता हूँ आपको। 80GG ये डायरेक्शन है उनके लिए जहाँ पे HRA ना मिलता हो और व्यक्ति बेचारा किराया चुकाता हो, उसे कंपनी से कुछ नहीं मिल रहा हो, जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा हो और उस व्यक्ति को किराया चुकाना पड़ रहा हो, तो फिर ये
तीन मैंने कंडीशन बताई, 5,000 रुपये महीना, एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%, या आपका जो रेंट पेड है वो देखो और एडजस्टेड टोटल इनकम का जो 10% होता है उसे देखो और उन दोनों का अंतर देखो। लॉजिक ये होता है कि क्या आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो आपकी इनकम के 10% से ज़्यादा है क्या, वो देखो। लेकिन ये जिनको HRA या RFA का बेनिफिट मिलता है उनको फिर ATGG का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, हो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ। तो एक धारा होती है उसका नाम है 80QQB। ठीक है, अगर आप बुक लिखते हैं आपको रॉयल्टी मिलती है तो आपकी रॉयल्टी की इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है 3 लाख तक। तो आपको इसमें 3 लाख की लिमिट याद रखनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बात बता देता हूँ, ये डिडक्शन केवल ऑथर्स के लिए है जिन्होंने बुक ऑथर की है। बुक होनी चाहिए लिटरेरी यानी साहित्यिक, आर्टिस्टिक यानी कलात्मक, या साइंस नेचर यानी वैज्ञानिक प्रकृति की होनी चाहिए। अगर आप बुक लिखते हो तो अगर आपको 2 लाख रॉयल्टी मिली तो पूरा 2 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाय द वे आपको 4 लाख रुपए मिला तो 4 लाख में से 3 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन इसमें 3 लाख रुपए तक की होती है। तो आपको याद रखनी है ATQQB। अंडर सेक्शन 80GGB डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, अभी तो बिल्कुल ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर आप चर्चा सुन रहे होंगे तो उसके थ्रू चंदा देते हैं, तो ये GGB जो है ना वो कंपनीज़ के लिए है। ठीक है, कंपनियों के लिए है 80GGB, और बाकी सब लोग भी अगर देना चाहें तो राजनीतिक पार्टी को दान दे सकते हैं, उनके लिए सेक्शन है 80GGC। तो GGC कंपनीज के अलावा बाकी एसएससीज के लिए है, और GGB जो है वो कंपनीज के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। पहले 1 2 3 के बाद थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि अगर एक भारतीय कंपनी डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो उसे 80GGB के तहत 100% डिडक्शन मिलेगा, 100% एग्जेम्पशन मिलेगा। जितना वो दान देगा उतना उसे बेनिफिट या कहें डिडक्शन मिलेगा, उसकी TI में से उतना कम हो जाएगा। चलिए ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा अलाउड टू। कहता है धारा 80C के संबंध में जो कटौतियाँ मिलती है, जैसे अगर आप LIC में पेमेंट देते हो तो कटौती मिलती है, प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराते हो तो कटौती मिलती है। ये किन को मिलती है? NESAC क्या सबको मिलती है? ये आंसर नहीं है, सबको नहीं मिलती। इंडिविजुअल को मिलती है, हाँ। इंडिविजुअल या HUF को मिलती है, हाँ। चौथे में लिखा है एन इंडिविजुअल और HUF हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे इसने C और D को खतरनाक बना दिया। ये बात सच है कि ये कटौती इंडिविजुअल को भी मिलती है, HUF को भी मिलती है, और ख़ास बात ये है कि इसके लिए रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है। यानी रेजिडेंट को भी मिलती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी मिलती है, नॉन रेजिडेंट को भी मिलती है। तो इसका आंसर C रहने वाला है। वैसे कई जगह नॉन रेजिडेंट को कुछ कटौतियाँ नहीं मिलती, जैसे उनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का लाभ नहीं मिलता, लेकिन 80C का बेनिफिट सभी को मिलता है। सभी कौन से? सभी इंडिविजुअल्स, या कहें सभी प्रकार के इंडिविजुअल्स एंड सभी प्रकार के HUFs को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये याद रखिएगा, ये आप देख लीजिएगा। मैंने फिर कह दूं आपको, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करके मंगा देंगे, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराइए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, टैक्स सेविंग FD, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ट्यूशन फीस चुकाइए किसी स्कूल या कॉलेज को, या होम लोन का, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट कीजिए, आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF, यहाँ पे देखो रेजिडेंट वर्ड नहीं है, ध्यान देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेक्शन डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पेड टू ए रेजिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी धारा निवासी को भुगतान की गई प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पर TDS की कटौती से संबंधित प्रावधान संबंधित है? मैं आपको फिर बता दूं, क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि जैसे अब ये क्वेश्चन आया तो अब आपको अपना TDS वाला टॉपिक तैयार कर लेना है। सिंपल मकसद ये है, ये क्वेश्चन तो याद करना ही है, लेकिन आपको TDS के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी धाराएं हैं उनको देखनी है। मैं जानता हूँ बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन जितना जहाँ तक कवर कर सकें उतना कवर करना चाहिए। अब जैसे 192 है कि सैलरी के ऊपर TDS कैसे काटा जाएगा, ये सेक्शन 192 में है। अगर आप
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अर्लियर विड्रॉल करते हो तो 192 है, ठीक है। उसमें कैसे टीडीएस कटेगा, कितना कटेगा, उसके नियम है। 193, अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे जो आप ब्याज कमाते हैं उस पर टीडीएस कितना कटेगा, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के नियम है, टीडीएस के नियम है। और 194A है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसने कहा था प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पे कितना टीडीएस होगा, उसके लिए सेक्शन 194A है, ये आपको याद रखनी है। वैसे मैंने सारी सेक्शंस आपको दे रखी है, जितना देखो मैं सहूलियत दे सकता हूँ मैं सहूलियत दे रहा हूँ, इन द सेंस आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब केवल इतना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या कह लें प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 में कब कितना टीडीएस कटेगा, ये आपको ये धारावाइज याद करना है। अगर एक क्वेश्चन तो टीडीएस का देखो आता ही आता है तो आपको तैयार करके जाना है, ये बहुत सारी धाराएं हैं। चलिए, उसके बाद है इनकम अक्रूइंग इन लंदन एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन द केस हो। अगर आपने मान लीजिए लंदन में इनकम कमाई और वहीं पे आपको प्राप्त हो गई तो वो टैक्सेबल होगी केवल तब जब आप ये साबित हो जाओ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आप निवासी मतलब कौन सा, साधारण तौर पे निवासी साबित हो जाओ तभी टैक्सेबल होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम हैं, मोटे मोटे नियम क्या है, अगर इनकम इंडिया में अक्रू होती है तो सभी के लिए टैक्सेबल, अगर इनकम इंडिया में प्राप्त होती है तो सभी के लिए टैक्सेबल, लेकिन अगर इनकम अब्रॉड में प्राप्त होती है, कमाई भी वहीं जाती है, प्राप्ति वहीं जाती है, और अगर उसका इंडिया से कनेक्शन स्थापित हो गया, अगर इंडिया से कनेक्शन स्थापित हो गया तो फिर वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों के केस में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इनकम अक्रूड आउटसाइड है, रिसीव्ड आउटसाइड है और बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी। आगे एक टेबल आ रही है, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये इनकम जो लंदन में अर्जित है वहीं पे प्राप्त है, बिजनेस कनेक्शन के बारे में नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि इसका बिजनेस कनेक्शन भारत से नहीं है। ऐसे में ये केवल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी। ध्यान से मेरी बात दोबारा सुन लीजिएगा। और ये सारी दशाएँ लिखी हुई हैं, ये सारी दशाओं में से आप देख लेना आप किस में आते हैं, अच्छे से याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल टू। हमने जनरली बोला है कि कृषि आय कर मुक्त होती है, लेकिन कृषि आय को दो दशाएं पूरी होने पर टैक्सेबल किया जाता है। अगर व्यक्ति की इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस कर जाए और एग्रीकल्चर इनकम का खुद का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हो तो उसका समायोजन कहें या कहें इंटीग्रेशन किया जाता है। किन के लिए? इंडिविजुअल के लिए हाँ, एचयूएफ के लिए हाँ, एओपी बीओआई के लिए हाँ, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए हाँ। सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। फर्म में के लिए और कंपनियों के लिए एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है, उसका कोई समायोजन नहीं होता, लेकिन बाकी के लिए एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन होता है। किन किन के लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में इंटीग्रेशन हुआ करता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम? इनकम फ्रॉम द ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अगर आप पशुधन का प्रजनन करवा के आय कमाते हो तो ये इनकम खेती से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से इनकम कमाते हो, आज दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर मूवी शूटिंग। आपका जो खेत है जहाँ पे वैसे आप खेती करते हो लेकिन वो आपने किसी को मेले के लिए दे दी, ईंटों के भट्टे के लिए दे दी, मूवी के लिए दे दी, शूटिंग के लिए दे दी, तो आपकी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। लेकिन कृषि गतिविधियों में जो पशु काम आते हैं, अगर आपने उन पशुओं को चराने के लिए अपनी ज़मीन दे दी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने जो लैंड दी है वो एग्रीकल्चर पर्पस से दी है। यानी अगर आप अपना जो खेत है, अगर आप अपना जो खेत है वो खेती के लिए दे देते हो या खेती के अंदर जो पशु काम आते हैं उनको चराने के लिए दे देते हो, तो आपकी इनकम मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि उसका एग्रीकल्चर पर्पस इस्टेब्लिश हो गया है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ अ सिक्किमीज इंडिविजुअल? निम्नलिखित आय में से कौन सी आय सिक्किमी व्यक्ति के हाथों में कर मुक्त है? अगर कोई सिक्किमी व्यक्ति है, अगर वो सिक्किम राज्य में किसी भी सोर्स से पैसे कमाता है तो वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो डिविडेंड से पैसे कमाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ अर्न करता है तो भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। सिक्किमी व्यक्ति की दशा में इन तीनों सोर्सेज से अगर इनकम होती है,
सिक्किम राज्य से, डिविडेंड से या इंटरेस्ट से, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो इनकम पूरी तरह एग्जेम्प्ट होगी। इसका नियम है धारा 10, 26 ट्रिपल ए नियम है। हालांकि इसमें बताया गया है कि अगर कोई सिक्किमी औरत किसी नॉन सिक्किमी व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो फिर उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। चलिए आप और पढ़ लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में पिछले वर्ष की आय पिछले वर्ष में ही निर्धारणीय है, इसे आप समझ लीजिए पहले। जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर 23-24 में आप जो कमाते हैं उसके लिए टैक्स की कैलकुलेशन 24-25 में होती है, ये आप जानते हैं। एक साल जिसमें हम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर कहलाता है, जिसमें अपन टैक्स का हिसाब करते हैं और टैक्स चुकाते हैं वो असेसमेंट ईयर होता है। लेकिन एक वर्ड होता है एक्सीलरेटेड असेसमेंट, यानी तुरंत असेसमेंट हो जाता है। उसमें वर्ष के समाप्त होने का और अगले वर्ष के आने का इंतज़ार नहीं किया जाता, बल्कि हाथों हाथ उसी वर्ष में असेसमेंट हो जाता है। ऐसा कब होगा, जब व्यक्ति रोजगार में हो? नहीं। ऐसा कब होगा, जब व्यक्ति अवैध कारोबार में होगा? नहीं। ऐसा कब होगा, जब व्यक्ति चैरिटेबल बिजनेस कर रहा हो? नहीं। ऐसा तब होगा जब भारत में वो व्यक्ति भारत छोड़ने वाला हो। अगर टैक्स ऑफिसर्स को लगता है कि कोई व्यक्ति परमानेंट रूप से भारत छोड़ने वाला है, अगले साल वो होगा ही नहीं, तो टैक्स हम किससे लेंगे, तो हम उससे हाथों हाथ ही टैक्स की वसूली कर लिया करते हैं। ठीक है, तो जो स्थायी रूप से भारत छोड़ते हैं व्यक्ति, उनकी प्रीवियस ईयर की इनकम का प्रीवियस ईयर में ही एक्सीलरेटेड असेसमेंट हो जाया करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन ड्राइव्ड बाय SEZ यूनिट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल इज। वेल, अगर आपकी सेज यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपकी यूनिट है, आपने एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाया है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको 15 असेसमेंट ईयर तक उसका बेनिफिट मिलेगा। पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होंगे, अगले 5 साल तक 50% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होंगे, अगले 5 साल तक 50% तक प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो इसमें आप सारे ऑप्शन देखिएगा, फिर आप ये पाएंगे कि डी ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो समय खराब होता, आप स्क्रीन पॉज कर लिया करो, खुद ही क्वेश्चन करा करो, बहुत टफ लगे तो सुन लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सी आय ऐसी है जो धारा 10 के तहत छूट प्राप्त नहीं है? वेल, अगर HUF के किसी सदस्य को फैमिली इनकम में से हिस्सा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। जी हाँ, बिल्कुल है। HUF में एक जॉइंट बिजनेस होता है, उस जॉइंट बिजनेस से इनकम होती है। अगर मेंबर को उसमें से हिस्सा मिलता है तो वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अगर किसी इसी तरह के पार्टनर है, अगर उसे पार्टनरशिप फर्म से लाभों का हिस्सा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इन दोनों का ही रीज़न ये है कि पहले मामले में HUF खुद ही टैक्स भर देता है, दूसरे मामले में पार्टनरशिप फर्म खुद ही टैक्स भर देती है। तो जो सदस्य को यानी पार्टनर को हिस्सा मिलता है लाभों का, वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं होती। कमाल की बात है, वो PGBP हेड में टैक्सेबल होगी। जनरली आपको लगता होगा कि जो किसी को वेतन मिलता है वो सैलरी हेड में जाता होगा, लेकिन मैं बता दूं, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो अपनी फर्म से वेतन मिलता है वो PGBP हेड में टैक्सेबल होता है। तो मेन बात यह है कि इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। इसने हमसे यही पूछा था कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, तो C इसके अंदर एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है। मिस्टर अनिरुद्ध को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बेचने पर 10,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, तो इस तरह के नुकसान का क्या होगा? वेल, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसकी भरपाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हो। हाँ, आप उसकी भरपाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हो। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मैं छोटा भाई कहता हूँ। छोटे भाई को आप नुकसान है तो वो किसी और छोटे भाई से सेट ऑफ कर सकता है, या वो उसे बड़े भाई यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकता है। तो पहले में लिखा है ओनली फ्रॉम STCG, गलत। सेकंड में लिखा है B, सही है कि आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को STCG या LTCG किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई बात कहनी हो, बतानी हो, कमेंट हो, कुछ भी हो, क्रिटिसिज्म ही हो तो आप नीचे कमेंट में कीजिए। ठीक है, कुछ PDF वगैरह चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप है, उसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी कमांड होगी। सारे काम मत करो, चाहे पढ़ाई कर लेना नौकरी मिलने तक। चलो।